जाति जनगणना एक ऐसा विषय जिसका पूरे देश में सबके पास धारणा है, लेकिन सूचनाएं बहुत कम है, और जो धारणाएं हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी नैरेटिव से संचालित है। अभी डॉक्टर लक्ष्मण ने जो बात कही कि एक नैरेटिव चलाया जाए, और नैरेटिव क्या है कि ये अंग्रेज आए तब जातिवाद शुरू हुआ, नहीं तो हमारे यहाँ तो जाति था ही नहीं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन लोगों के नैरेटिव मेकिंग में इतनी ताकत है कि ये एक दिन ये भी साबित कर देंगे कि सूरज पूरब में नहीं तब पश्चिम में होगा। इतनी ताकत है। एक झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठ को भी लगेगी यही सच है। गणना का मामला आज केवल नीतियों के लिए या विधायिका और कार्यपालिका में भागीदारी के सवाल तक नहीं जाता है, ये उससे ज्यादा बड़े स्तर पर जाता है, क्योंकि अब गणना का सवाल मूलतः डेटा का सवाल है, और इस डेटा पर आज सारा निर्णयन टिका हुआ। तमाम एआई आर्किटेक्चर को देख जाइए, क्योंकि इस भागीदारी के न होने का परिणाम ये होगा कि तमाम कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के लिए जाने वाले फैसलों में वो बायसेस फिर से बलाघात के साथ आएंगे, जो बायसेस अब तक आपको वहां से वंचित रखे हुए थे। जाति जनगणना की महत्ता की जरूरत इस बात में नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने यादव हैं और कितने कुर्मी हैं। मैं आपको पहले से बता सकता हूँ, किसी जातीय जनगणना के बगैर साधारण सर्वे के आधार पे मैं बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम उसका 1% इधर से उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए हमें जातीय जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है, और उत्तर प्रदेश के हर राजनेता के जेब में ये पर्ची पड़ी होती है, हर एक को पता है। जातीय जनगणना क्या करेगी? जातीय जनगणना आपको ये बताएगी किस जिले के किस ब्लॉक में किस जाति के लोगों की शैक्षणिक उपलब्धि कितनी है। केवल जातीय जनगणना 10 साल वाली जनगणना जो 2027 में हो जाएगी वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उससे ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कितनी कंपनियों के सीईओ की जाति क्या है। वो ये नहीं ये तो बता देगा कि कितने पोस्ट ग्रेजुएट किस जाति में हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट से आजकल क्या होता है? सवाल ये है कि बच्चा आईआईटी में गया कि आईटीआई में गया, आईआईएम में गया कि किसी पड़ोस वाली किसी 50,000 रुपए में डिग्री खरीदने वाली जगह पे गया। ये आपको कोई सेंसस नहीं बता पाएगा। इसके लिए आपको भारत सरकार का जो हायर एजुकेशन सर्वे होता है उसमें जाति का कॉलम डालना पड़ेगा। Already 20,000 copies were sold. I thought अच्छा number is चला, but what is the number of OBCs in India in Hindi region now? What is the number of 20,000? हाँ, अब आप लोग जो हैंड रेज करें ना, एक तो एग्जामिनेशन टेस्ट रख रहा हूँ, जाके जरूर किताब लेके जाके पढ़िए। OBCs नहीं पढ़ते, जाके किताब पढ़ो। अगर ये किताब 2 लाख 3 लाख भेजेगा, कास्ट सेंसस पक्का होगा। जाति जनगणना पर किताब बहुत कम मिलेगी। इसके पहले शायद एक किताब है जो अब प्रचलन में नहीं है। लेख बहुत हैं, बहुत सारी सामग्री है। हमने कोशिश ये महसूस की कि पिछले 10 साल में जब हमने देखा कि किसी एक जगह मुकम्मल ढंग से वे सारी चीज़ें आएँ, वो शायद हिंदी की दुनिया में अभी कम हुआ है। ये किताब उस अभाव को भरने की एक कोशिश मात्र है। दूसरी बात कि जितने लोग मंच पर बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस विषय को लेकर के इस चिंता से लंबे समय से जूझते रहे। इस किताब की शुरुआत किसी और रूप में होने वाली थी, लेकिन जब ये किताब व्यवस्थित हमने की तो इसका रूप बदल गया। यह एक कोशिश इसलिए भी मैं कहूँगा क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे होने के लिए और भी किताबों की ज़रूरत होगी। तीसरी बात ये कि मेरे सामने एक मुश्किल थी कि जिस विषय पर धारणाएं पूरे देश के हर नागरिक के पास हैं, लेकिन सूचनाएं नहीं हैं। मिसाल के तौर पर जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया करता था तो कई बार, चूँकि हम लोगों का हिंदी साहित्य विषय, उसमें अस्मितावादी विमर्श और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें न्याय और समता पढ़ाना था,
तो जैसे आरक्षण एक संकल्पना है जिसको लेकर के कोई भी जब हम सवाल करते थे तो उसमें साफ तौर पर बंटवारा होता था, जिसमें अधिकांश लोग इस बात से फैसला लेते थे कि उन्हें उसका लाभ मिल रहा है तो वो इसके समर्थक हैं, जिन्हें लाभ नहीं मिल रहा है वो उसके विरोध में है। तो सबके पास अपनी एक धारणा है। जाति जनगणना एक ऐसा विषय जिसका पूरे देश में सबके पास धारणा है, लेकिन सूचनाएं बहुत कम है, और जो धारणाएं हैं वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं या किसी नैरेटिव से संचालित हैं। क्या ऐसी कोई किताब या ऐसा कोई बौद्धिक काम उन धारणाओं को सूचनाओं के साथ व्यवस्थित कर सकता है? ये किताब उसी की एक परिणाम में है। ये जो जाति का विमर्श है और जनगणना को लेकर, ये एक बहुत बड़ा तबका क्यों इतना परेशान है, क्यों उसको तकलीफ हो रही है? दरअसल इस तकलीफ की जड़ में जाने के पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को बता देना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। बहुत साल पहले की बात है, अमेरिका में एक लड़का था जिसका नाम था मार्टिन। उसके कुछ गोरे दोस्त थे, 5-6-7 साल की उम्र का था वो। और एक दिन वो बच्चा अपने घर पे आया और उसने कहा कि माँ, मैं अपने उन दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया था, लेकिन उनके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि नहीं, तुम इसके साथ नहीं खेल सकते, आप अपने घर पे जाओ। उनके पेरेंट्स ने बड़ा पोलाइटली उनको कहा। तो वो बच्चा बहुत परेशान हुआ। 7-8 साल का बच्चा था, वाकई में परेशान होगा कि जिसके साथ मैं खेलता था वो बहुत आज हमारे साथ नहीं खेलने, क्यों? तो माँ के पास आया, थोड़ा रूठा हुआ था, थोड़ा परेशान था, थोड़ा नाराज था, तकलीफ में भी था। तो माँ ने उसको गोद में बिठाया और उसको समझाया, बेटा, पूरी कहानी बताई उसको। वो कहानी थी दरअसल कि कैसे इस दुनिया के अंदर स्लेव सिस्टम है और हम लोग स्लेवरी से आए हुए हैं। और फिर अंत में उनकी मां ने कहा, बेटा, यू आर एज गुड एज एनीवन, तुम वैसे ही हो जैसे बाकी के लोग हैं। तो अपने आप को इस कुंठा में मत रखो कि तुम उनसे अलग हो या तुम उनसे कमतर हो। और यही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको जूते खरीदने थे। उसके पिता बहुत मेहनतकश थे, लेकिन बहुत पैसा उनके पास नहीं था। तो उनके पिताजी ने कहा कि चलो बेटा, मैं तुमको जूते खरीदवा देता हूँ। मार्केट में गए एक स्टोर में, और स्टोर में गए तो जो फ्रंट सीट थी वहीं पे वो बैठ गए, जूता देखने लगे। तो उस स्टोर का जो मैनेजर था वो आया और उसने कहा कि नहीं, आप पीछे जाके बैठिए। तो उसके पिताजी बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा, I don't care how long I have to live with the system. I will not accept this system. और वो उठ के चले आए, उन्होंने जूता नहीं खरीदा। उस बालक का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और जो लड़ाई बचपन में जो उसकी मां ने उसको समझाया था और बाप ने जो उसको समझाया था, उस लड़ाई को उसने लड़ा। और लड़ने के बाद उसने मॉन्टगोमरी, जहाँ पे एज ए पेस्टर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, एक नया इतिहास रचा बस सेग्रीगेशन के खिलाफ। और उस लड़ाई को जीतने की जो पूरी कोशिश थी, जो तजवीज़ थी, हम सब लोगों को जान के बड़ी हैरानी होगी कि जिस शख्स को आज हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान के समाज में पूरी तरीके से बेदखल करने की कोशिश है, उसका नाम है महात्मा गांधी। और मार्टिन लूथर किंग ने अहिंसा का, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के टेक्निक का जो एक्सपेरिमेंट किया, वो अद्भुत एक्सपेरिमेंट था। 1 साल तक जब रोजा पार्क्स, जब वो बस में बैठी, क्योंकि अगली सीट पर तो उनको हटाया गया, हटाने की बात हुई तो उन्होंने हटने से मना कर दिया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके विरोध में वहाँ पे मॉन्टगोमरी में वो जो आंदोलन चला, वो 1 साल तक चला। और जितने ब्लैक्स थे उन्होंने तय किया था कि जब तक ये नियम खत्म नहीं होगा तब तक वो बस का उपयोग नहीं करेंगे। और वो जो अद्भुत लड़ाई थी 1 साल की, अंत में उनकी विजय हुई उस लड़ाई में। तो कहने का
आशय सिर्फ इतना सा है कि ये जो श्रेष्ठता का बोध है, दरअसल ये श्रेष्ठता का बोध ही पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधकार की तरफ लेके जा रहा है जो चाहे अमेरिका हो और चाहे हिंदुस्तान हो। अभी डॉक्टर लक्ष्मण ने जो बात कही कि एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, और नैरेटिव क्या है कि ये अंग्रेज आए तब जातिवाद शुरू हुआ, नहीं तो हमारे यहां तो जाति था ही नहीं कभी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, इन लोगों के नैरेटिव मेकिंग में इतनी ताकत है कि ये एक दिन ये भी साबित कर देंगे कि सूरज पूरब में नहीं उगता, पश्चिम में उगता है। इतनी ताकत है इनके नैरेटिव। एक झूठ को इतनी बार बोलो कि झूठ को भी लगे कि यही सच है। समाज का 70% तबका इनके वर्चस्व को उखाड़ के न फेंके, इसलिए 70% समाज को इतने धड़ों में बांट दो, इतने गुटों में बांट दो, आपस में इनको इतना लड़ा दो कि ये हमारे वर्चस्व को चुनौती ना दे सके। ये बात मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका के संदर्भ में कही थी, ब्लैक मूवमेंट के संदर्भ में कही थी। हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, यह हमारे दिमाग में पेवस्त कर दिया गया, आज से नहीं, पैदा होने के साथ से। पिछले जन्म में जरूर कुछ काम किए होगे, तब ही तो इस जन्म में इस जाति में पैदा हुए हो। यही कहा जाता है ना, यही सिखाया जाता है हम लोगों को। इस जन्म में अच्छा करेंगे तो फिर ऊंची जात में जाएंगे। ये जो धर्म के नाम पे जो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया है, हमारे अंदर जो सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को इतना इनकलकेट कर दिया गया सिस्टमेटिक तरीके से कि हम सोच ही नहीं पाते, हमको अपने से घृणा होने लगती है, हमें अपने से पिटी होने लगता है। वाइकोम सत्याग्रह जो नारायण गुरु और पेरियार ने लॉन्च किया था, जिसपे गांधी जी की सहमति थी, गांधी जी के टेक्निक का इस्तेमाल हुआ था उसमें, वो क्या था? शिव के मंदिर के इर्द गिर्द जाने वाली जितनी गलियां हैं उसमें से दलित पिछड़े नहीं चल सकते थे, और हमारा खून नहीं खौलता। यह किताब जो है यह उस अन्याय के खिलाफ एक प्रतिकार है। गणना का मामला आज केवल नीतियों के लिए या विधायिका और कार्यपालिका में भागीदारी के सवाल तक नहीं जाता है, ये उससे ज्यादा बड़े स्तर पर जाता है, क्योंकि अब गणना का सवाल मूलतः डेटा का सवाल है, और इस डेटा पर आज सारा निर्णयन टिका हुआ है। तमाम एआई आर्किटेक्चर को देख जाइए। एआई आर्किटेक्चर का सबसे निचला इंफ्रास्ट्रक्चरल लेयर से लेकर इसके एप्लीकेशन लेयर तक 5 लेयर्स होती हैं, 5 अलग अलग लेयर्स हैं, और हर एक लेयर में ये भागीदारी आप जिस डेटा के बेसिस पर यह फैसला हो रहा है कि किस पर बम गिराया जाएगा, किस पर बम नहीं गिराया जाएगा, किसे सर्विलेंस में रोक लिया जाएगा, किसे आरटीआर का नोटिस भेजा जाएगा, किसकी नौकरी दी जाएगी, किसे कॉरपोरेट में बुलाया जाएगा अगले साक्षात्कार के लिए, किसे नहीं बुलाया जाएगा, ये तमाम चीज जिस डेटाबेस पर आधारित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम पिछड़े तबके लोग जिनकी बात करते हैं, पिछड़े तबके के लोग, SC ST OBC, उनका उस डेटा में कितना हिस्सा है? जब आप यह आंकड़े लेना शुरू करेंगे, राष्ट्र के स्तर पर शुरू करेंगे, तब इसका अगला स्तर वो बताएगा, जब आपके पास वो डेटा होगा, कि जिस डेटा के बेसिस पे तमाम एआई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, उसमें आपकी भागीदारी आपकी जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं थी? क्योंकि इस भागीदारी के न होने का परिणाम यह होगा कि तमाम कॉरपोरेट स्ट्रक्चर के लिए जाने वाले फैसलों में वो बायसेस फिर से बलाघात के साथ आएंगे, जो बायसेस अब तक आपको वहां से वंचित रखे हुए थे। और मामला केवल डेटा का नहीं है, इन 5 लेयर्स का है, जिसमें उन मॉडल्स की लेयर, उन एल्गोरिथम्स की लेयर, वे एल्गोरिथम जिसके आधार पर तय हो रहा है कि विजयन चौहान का वीडियो आपको दिखाया जाएगा, या आशुतोष जी का वीडियो दिखाया जाएगा, या ब्राह्मणवाद जिंदाबाद वालों का वीडियो दिखाया जाएगा। वो जो नैरेटिव बिल्डिंग की बात की जा रही है, नैरेटिव बिल्डिंग अब पत्रकार नहीं कर रहे हैं, संपादक नहीं कर रहे हैं, गेट कीपिंग संपादकों के हाथ में नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहा है, जहां पर आपका प्रतिनिधित्व नहीं है,
ना डेटा में है, ना एल्गोरिथम्स में है, ना मॉडल में है, ना बिहेवियर में है, यहां तक कि उस फीडबैक में भी नहीं है जो यूजर के साथ इंटरेक्शन के समय, जिसके बेसिस पे एआई तय करता है कि ये वाला वीडियो और कितने लोगों को दिखाया जाए। और यही तो सारी की सारी नैरेटिव बिल्डिंग है, यही तो वह चीज है जिसे प्रोपेगेंडा कह रहे थे। आपको एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित किया जा रहा है और आप अभी मानकर चल रहे हैं कि राज्य की सदाशयता से तय होगा, राज्य सदाशय होगा तो वह आपको भागीदारी देगा और आप 4 बीडीओ फालतू बना पाएंगे या 2 डीएम और आपके बन जाएंगे और उसके आधार पर देश में आमूलचूल बदलाव होगा। मुझे अफसोस है कि यह सदाशयता की अपेक्षा कुछ ज्यादा ही है। मैं चाहता हूं कि आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा और गंभीरता से देखें और उसके बाद तय करें कि क्यों ये प्रतिनिधित्व का सवाल, गणना का सवाल, डेटा में भागीदारी का सवाल, अस्तित्व का सवाल है। अब तो दरअसल ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तय कर रहा है ना कि गजा में कहां पर बम गिराया जाएगा, ईरान में कहां बम गिराया जाएगा। अगर आपका जिंदा रहना, आपका बचे रहना इन सब पर निर्भर हो गया है, तब ऐसे में गिनने की राजनीति को हल्के से लेना समझदारी नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर लक्ष्मण ने इस बात को इतिहास के साथ संगत पहनाते हुए सामने रखा है, क्योंकि जब हम इतिहास में इन घटनाओं को ध्यान से देखते हैं तब हमें पता लगता है कि कैसे गिनने का सवाल सदैव एक राजनीतिक सवाल था। जाति जनगणना क्या है, इसके बारे में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि जातीय जनगणना का मतलब है जातियों की गिनती। यह भ्रांति है। यह सोचना कि जातीय जनगणना का मतलब है कि अच्छा इतने उत्तर प्रदेश में इतने कोयरी, इतने कुर्मी, इतने यादव, इतने लोध, इतने ये, और ये जातीय जनगणना पूरी हो गई। ये नहीं है, ये गलत धारणा है। और अगर केवल यही जातीय जनगणना हो तो मैं इस जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। लेकिन जातीय जनगणना का अर्थ ये नहीं है, ये केवल गिनती उस मायने में नहीं है। जनगणना में क्या होता है? जनगणना में आपके घर कोई आता है, आपके बारे में 50 सवाल पूछे जाते हैं। आपके घर में ईंधन कौन सा इस्तेमाल होता है, बिजली है कि नहीं है, पानी का स्रोत क्या है, आपके यहाँ कंप्यूटर है कि नहीं, कंप्यूटर में इंटरनेट है कि नहीं, क्या काम करते हैं, घर में कौन कौन बच्चा कितना पढ़ा हुआ है, बच्चे की उम्र क्या है, इत्यादि सब नोट किया जाता है। तो जाति जनगणना का अर्थ क्या है? जाति जनगणना कोई एक नई जनगणना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस देश में आज तक जनगणना हो रही थी और अब जातीय जनगणना होगी, नहीं। आज तक जो जनगणना हो रही थी उसमें जो 75 सवाल पूछे जा रहे थे उसमें एक 76वां सवाल जोड़ दिया जाएगा, बस। केवल यही जातीय जनगणना है। आप पूछेंगे इतना बवाल काहे को है फिर उसके बारे में भाई? वो इसलिए कि ये जो 76वां सवाल होगा ये बाकी 75 सवालों का विश्लेषण करने में आपको मदद देगा। जाति जनगणना की महत्ता की जरूरत इस बात में नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कितने यादव हैं और कितने कुर्मी हैं। मैं आपको पहले से बता सकता हूं। किसी जातीय जनगणना के बगैर साधारण सर्वे के आधार पर मैं बता दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम उसका 1% इधर से उधर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए हमें जातीय जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के हर राजनेता के जेब में ये पर्ची पड़ी होती है, हर एक को पता है। जाति जनगणना क्या करेगी? जातीय जनगणना आपको ये बताएगी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के किस ब्लॉक में किस जाति के लोगों की शैक्षणिक उपलब्धि कितनी है। कोयरी समझिए, आप समझिए धोबी समाज हुआ, या समझिए कोई एक अपर कास्ट में से किसी को भी ले लीजिए। इनमें से कितने लोगों के पास मैट्रिक की डिग्री है, कितने के पास ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है। मैं बिहार का उदाहरण आपको बताता हूँ।
बिहार का जातीय सर्वेक्षण जो हुआ परफेक्ट नहीं है, मैं कंचा जी की बात से सहमत हूं कि और गहरा सर्वेक्षण होना चाहिए। लेकिन बिहार के जातीय सर्वेक्षण के आंकड़ों को मैंने देखना शुरू किया। तेलंगाना के अभी आंकड़े सार्वजनिक नहीं है इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता। बिहार को मैंने देखना शुरू किया कि एक जाति है वहाँ मुसहर, आप सब जानते होंगे, दलित में भी महादलित जाति है। मूसा के चूहे खाने से जिसका संबंध बताया जाता है वो है नहीं ज़्यादा, लेकिन मुसहर जाति है। और बिहार में अपर कास्ट हैं सब। तो मैंने देखा कि बिहार के शैक्षणिक आंकड़ों को देख के मैंने किया कि किस जाति में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी डिग्री है जिसके आधार पर उनको नौकरी मिल सकती है। साधारण बीए वाले को तो कोई नौकरी नहीं मिलती है। तो मैंने कहा चलिए कम से कम या तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो या बीएससी हो या टेक्निकल डिग्री हो, ऐसी कोई डिग्रीज हो। तो वो डिग्री वाले लोग बिहार की किस जाति में सबसे ज़्यादा हैं? ब्राह्मण नहीं है वो जाति, वो कायस्थ है। कायस्थ में 1000 में से आपको 10,000 में से 1080 लोग आपको मिलते हैं जिनके पास वो डिग्री है जिसके आधार पे वो व्यक्ति जाके नौकरी ले सकता है। तो 10.8%। 10,000 में से 1080। मुसहर में कितने लोग हैं वो अनुमान लगा सकते हैं आप? 1। 10,000 में से 1। ये 2023 का आंकड़ा है, मैं आपको 18वीं सदी के भारत के बारे में नहीं बता रहा हूं। 2023 के जातिगत सर्वेक्षण का ये आंकड़ा है। 1 बनाम 1080, इतना अंतर है इस वक्त शैक्षणिक उपलब्धि में। इसलिए आपको जातीय सर्वेक्षण, जातिगत जनगणना इस आंकड़े के लिए चाहिए। जातियों की संख्या क्या है ये किसी पॉलिटिशियन से पूछ लीजिए, आपको दिनांक से बता देगा। हर एक को पता है, सिर्फ भारत सरकार को नहीं पता, बाकी सबको पता है ये सब। लेकिन किस जाति के कितने घर में पीने का पानी है, कहाँ बिजली का कनेक्शन है, कहाँ कंप्यूटर घर में है कि नहीं, कहाँ क्या ऑक्यूपेशन है, और ये सूचना केवल उत्तर प्रदेश के लिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे उत्तर प्रदेश के जिले के लिए भी नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में, हर गांव में क्या है, मुझे ये सूचना चाहिए। ये सूचना केवल और केवल जातीय जनगणना से ही मिल सकती है। इसलिए एक्सरे शब्द का मैं इस्तेमाल करता हूं। ये कोई वजन नापने की मशीन नहीं है, वेइंग मशीन नहीं है, एक्सरे है। ये आपको अंदर दिखाता है, एमआरआई है, अंदर की तस्वीर दिखाता है, इसलिए जरूरी है। और इसलिए केवल जातीय जनगणना 10 साल वाली जनगणना जो 2027 में हो जाएगी वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि उससे ये सब चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि कितनी कंपनियों के सीईओ की जाति क्या है। वो ये नहीं ये तो बता देगा कि कितने पोस्ट ग्रेजुएट किस जाति में हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट से आजकल क्या होता है? सवाल ये है कि बच्चा आईआईटी में गया कि आईटीआई में गया, आईआईएम में गया कि किसी पड़ोस वाली किसी 50,000 रुपए में डिग्री खरीदने वाली जगह पे गया। ये आपको कोई सेंसस नहीं बता पाएगा। इसके लिए आपको भारत सरकार का जो हायर एजुकेशन सर्वे होता है उसमें जाति का कॉलम डालना पड़ेगा। Already 20,000 copies were sold. I thought अच्छा number is चला, but what is the number of OBCs in India in the region now? What is the number of 20,000? हाँ, अब आप लोग जो हैंड रेज करें ना, एक तो एग्जामिनेशन टेस्ट रख रहा हूँ, जाके जरूर किताब लेके जाके पढ़िए। ओबीसीस नहीं पढ़ते। ओबीसीस पढ़ना ब्राह्मण को छोड़ दिया, डुबाना ब्राह्मण को छोड़ दिया। You know, they read a mantra in the marriage. Om Bhurvasva Tatsaviturenyam Bhargo. And nothing is understood by boy and girl who were sitting as
bride and groom, whether he is asking them to marry together, live together, divorce tomorrow, nothing. But rice samarpayami, vegetable samarpayami, ghee samarpayami, everything is given by OBCs and Shudras, and he says swaha. So मैं खाता हूं. So इधर उधर देखते 1 लाख बड़ा घर है, देखो 1 लाख दो, 1 लाख दे देता स्वाहा. बट पढ़ते नहीं. जाके किताब पढ़ो. अगर ये किताब 2 लाख 3 लाख भेजेगा, कास्ट सेंसस पक्का होगा, नहीं तो नहीं होगा. Because without intellectuals, without reading habit, without people who can really raise questions, the Brahminic forces are not going to behave properly as human beings. And only intellectual activity can do this.